उस शाम रामगढ़ गांव के 3 युवक एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे आपस में गपशप कर रहे थे। यह उनके रोजाना के ड्रामे की शुरुआत थी। हर शाम बिजली गुल हो जाती थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर भाई तुम कुछ भी कहो, ये अंधेरी शामें पकौड़े खाते हुए बातें करने के लिए सबसे बेहतरीन समय होती हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सच है, पर ये क्या, अभी तक विश्वनाथ चाचा नहीं आए? उनके बिना शाम की महफिल में कहानियों का मजा ही नहीं आता। अरे तुम क्या कह रहे हो? वो कहानियां नहीं होती, वो सब सच्ची घटनाएं होती हैं। ओह, रहने भी दो, मुझे नहीं लगता कि वे सच है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे याद है पिछली बार उन्होंने क्या कहा था। विश्वनाथ चाचा हमें उस पिशाच के बारे में बता रहे थे जो नीलगंज वाली बावड़ी में रहता है। हो सकता है कहीं ना कहीं पिशाच होते हों। इस दुनिया में हमारी आंखों के सामने जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ छिपा है। शायद इसे यकीन नहीं है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। तीनों इसी तरह बहस कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कैसे हो बच्चों, क्या हालचाल है? आज फिर गोधूली वेला होते ही बिजली चली गई। ओ देखिए, विश्वनाथ चाचा आ गए और हम यहाँ बिजली की कटौती का रोना रो रहे थे। छोड़िए चाचा, आप बस बैठ जाइए। हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हमें लगा शायद आज आप नहीं आएंगे। अगर आप नहीं आते तो हमारी गपशप अधूरी रह जाती। मैं उम्र में तुम सबसे बड़ा हूँ, लेकिन तुम जैसे नौजवानों के साथ बैठकर गपशप करने का एक अलग ही आनंद है। मुझे उन बुढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना पसंद नहीं है। लीजिए चाचा, ये गर्मा गर्म मुड़ी पकौड़े खा लिया। वाह, इस सुहावनी शाम में इन गरम गरम पकौड़ों का स्वाद ही कुछ और है। तो विश्वनाथ चाचा, आज आप हमें अपने जीवन का कौन सा किस्सा सुनाएंगे? चाचा, क्या आपने कभी अपनी आंखों से कोई भूत देखा है? विश्वनाथ चाचा ने कुछ देर सोचा और फिर बोलना शुरू किया। तुम्हें लग सकता है कि जो घटनाएं मैं तुम्हें सुनाता हूं वे सब मनगढ़ंत हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने इस दौरान कई अलग अलग जगहों पर वक्त बिताया है। वहां मुझे बहुत से अलग अनुभव हुए हैं और आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा। सच में चाचा, आपकी सुनाई कहानियां किसी को भी डरा सकती हैं। विश्वनाथ चाचा, आज हमें कोई ऐसी रूहानी कहानी सुनाइए जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी हो। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ अलग बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये घटना तुम्हें डराने के साथ साथ तुम्हारे दिल को भी छू जाएगी। मैं तब बहुत छोटा था। मैंने बस एक डॉक्टर के रूप में काम करना ही शुरू किया था। मेरी पोस्टिंग चंदनपुर नाम के एक गांव में हुई थी। वो गांव शहर से काफी दूर था। वहां अभी तक बिजली ठीक से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह पसंद आई। वहां के लोगों ने चंद दिनों में ही मुझे अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग डॉक्टर साहब से मिलने आए थे। डॉक्टर साहब, आपको हमारा गांव कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छी जगह है। आपका गांव बहुत शांत और सुंदर है। तो डॉक्टर साहब, क्या आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी हो रही है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया हमें बताएं। जी नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। और माधव भैया भी तो है, वे मेरे लिए सब कुछ तैयार कर देते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना था। उन लोगों की बातें सुनकर डॉक्टर साहब हैरान रह गए। हंसते खेलते वे दोनों कुछ ही पलों में बेहद गंभीर हो गए थे। क्या आपको कुछ खास थे में? हाँ, कहना तो है। दरअसल आप गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर रहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जगह बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकला कीजिए और कोशिश करें कि शाम ढलने से पहले अस्पताल से घर लौट आएं।
आपके क्वार्टर के पीछे वाली सड़क जो जंगल की ओर जाती है, उसकी साख बहुत खराब है डॉक्टर साहब। खराब साख का मतलब? क्या वहां जान का खतरा है? डॉक्टर साहब, अगर उन्हें रात में उस सड़क पर कोई अकेला मिल जाता है तो वे उसे छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। ये तो भयानक बात है। पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? वे तभी कुछ करेंगे जब वे उन्हें पकड़ पाएंगे, इसलिए आपको खुद सावधान रहना चाहिए। अब मुझे समझ आया कि माधव भैया शाम ढलने से पहले ही सारा काम खत्म करके क्यों चले जाते थे। उस दिन उनकी बातचीत सुनने के बाद डॉक्टर साहब बहुत सतर्क हो गए। वे बहुत जरूरी होने पर ही शाम के बाद घर से बाहर निकलते थे और अस्पताल का काम खत्म करके सूरज ढलने से पहले घर आ जाते थे। उस दिन बहुत काली रात थी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम निपटाकर मैं जल्दी खाना खाकर सो गया। अचानक एक आवाज ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। डॉक्टर साहब, क्या आप सो गए? बहुत जरूरी काम है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा खोलिए। गहरी नींद से जागने के बाद मुझे थोड़ा गुस्सा आया। रात के इस पहर मुझे कौन बुला रहा है? मैं पल भर के लिए भूल गया था कि मैं एक डॉक्टर हूं। अपना काम याद आते ही मुझे लगा कि कोई मुसीबत में ही इस वक्त मेरे पास आया होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधसोया सा आदमी खड़ा था। वह गांव का ही लग रहा था, पर डॉक्टर साहब उसे पहचान नहीं पाए। तुम कौन हो? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरे घर चल पाएंगे? इतनी देर रात को? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं। ऐसा है क्या? पर तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल के उस पार दूसरे गांव में है। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पिताजी भी बूढ़े हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने इतनी रात को आया हूँ। पिताजी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अपनी माँ के प्रति उसकी दया और प्रेम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने और कुछ नहीं सोचा, अपना मेडिकल बैग लिया और तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? डॉक्टर साहब, पास के ही गांव में है। थोड़ा दूर है पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाहर निकलकर अंधेरे में थोड़ी दूर चलने पर बारिश के मौसम के कारण काफी ठंड महसूस हो रही थी। वह आदमी रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल रहा था और डॉक्टर साहब उसके पीछे। कुछ देर बाद वे जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और वे दोनों बीच के संकरे रास्ते पर चलते रहे। डॉक्टर साहब को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और अचानक उन्हें उन दो ग्रामीणों की बात याद आ गई। सुमित, क्या घर जाने का इस जंगल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब, रास्ता तो है, पर इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आपकी माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ के सिर में बहुत तेज दर्द है। उन्हें तेज बुखार भी है। वो बहुत तड़प रही हैं। यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। डॉक्टर साहब को फुसफुसाहटें भी सुनाई दे रही थीं। जरा जल्दी चलो, ऐसा लगता है कोई हमारे पीछे आ रहा है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर उस आदमी ने भी अंधेरे में एक नजर डाली और तेज चलने लगा। वे इतनी तेज चल रहे थे कि उनके पीछे चल रहे उन दो सायों की रफ्तार भी बढ़ गई। ओए तुम दोनों, रुको कह रहा हूं। ओए, तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी निकालो, वरना लाश बिठा दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है और जो मेरे साथ हैं उनके पास भी कुछ नहीं है। इनकी माँ बीमार है। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ, हमें जाने दो।
तेरी माँ सच में बहुत बीमार है। मर जाने दे उसे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अचानक उन गुंडों की चीखें सुनाई दी। ओ मेरे भगवान, बचाओ मुझे, ये क्या हुआ। वे दोनों गुंडे चिल्लाते हुए भाग गए। ये दोनों गुंडे चीखते हुए क्यों भागे? उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वे चले गए। अब आप जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो रही है। पता नहीं माँ कैसी होंगी। डॉक्टर साहब और सुमित थोड़ी ही देर में सुमित के घर पहुंच गए। वो हमारा घर है, आप अंदर जाइए, मैं यहीं बाहर हूं। अंदर नहीं आओगे? नहीं, आप जाइए, मैं यहीं खड़ा हूं। जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और उनके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। वे सुमित के माता पिता ही थे। डॉक्टर साहब पहली नजर में ही समझ गए कि वह बहुत बीमार थी। डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकता है कि आप यहाँ आकर हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि मैं उन्हें अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इन्हें बहुत तेज बुखार है। इस हालत में इन्हें अभी अस्पताल ले जाना नामुमकिन है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे अभी के लिए आराम मिल जाएगा। बिना समय गंवाए डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। आधे घंटे के भीतर ही महिला की हालत में सुधार होने लगा। आप सच में देवता हैं डॉक्टर साहब। चिंता मत कीजिए, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं देवता नहीं हूँ, पर आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सुमित जैसा बेटा मिला है। सुमित? हाँ, सुमित ही मेरे घर आया था। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। ये सुनकर मैं तुरंत चला आया। अपनी माँ के बारे में सोचकर ही सुमित आपको बुलाने आया था। आप क्या कह रहे हैं? क्यों? क्या हुआ? बुजुर्ग व्यक्ति हैरान रह गया। उसने एक पुराने संदूक से एक फोटो निकाली और डॉक्टर साहब को दिखाते हुए कहा, देखिए, क्या इसी ने आपको बुलाया था? फोटो देखते ही डॉक्टर साहब ने सुमित को तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये सुमित ही था। यही मुझे यहाँ लेकर आया था। सुमित बाहर खड़ा है। मैंने उसे अंदर आने को कहा था, पर उसने कहा कि वो बाहर ही रहेगा। सुमित, अंदर आओ बेटा। अपनी माँ को देखो, वो ठीक है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। नहीं, वो अब कभी नहीं दिखेगा। उसका काम पूरा हो गया। आपका क्या मतलब है? 1 साल पहले शहर में काम से लौटते समय एक सड़क हादसे में हमारे बेटे की मौत हो गई थी। वो अपनी माँ का बहुत लाडला था। जब भी माँ को दर्द होता, वो बेचैन हो जाता था। आज वो फिर अपनी माँ का दर्द दूर करने के लिए आया था। उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब अवाक रह गए। तब तक भोर की पहली किरणें फूटने लगी थी। सच्चे बेटे कभी नहीं मरते, वे मर ही नहीं सकते। ये वही सच्ची घटना थी जो उस दिन मेरे साथ घटी थी और मैंने तुम्हें बता दी। मानो या ना मानो, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर घर में एक ऐसा बेटा होना चाहिए जो हमेशा अपने माता पिता के साथ रहे। वे तीनों युवक और कुछ नहीं कह सके। वे खामोशी से सुमित के उस निस्वार्थ चेहरे की कल्पना करने लगे।